शिक्षा जगत की नामी गिरामी हस्ती हैं छत्रपाल जी। और हर तरह का बच्चा आता है, हर तरह का आईक्यू लेवल का बच्चा आता है। कोई बच्चा पहली बार फ्रेशर बच्चा है जो आ रहा है, वो एबीसीडी भी नहीं जानता है कॉम्पिटिशन के बारे में। अब वो जमाने गए, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी से आते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं आते। तो जब बच्चा आपके पास आता है तो आप बच्चे को कैसे पता लगाते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है? एक तो पहली फर्क तो बच्चे की वही हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा आईक्यू देखते हैं। हालांकि बच्चे के लिए नई सब्जेक्ट होती है, जैसे रीजनिंग है, उसका कभी ताल्लुक नहीं रहता है। गार्जियन की किसी बच्चे के एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में कितनी भूमिका रहती है? 90% गार्जियन सीरियस नहीं होता है अपने बच्चे को लेके। वो क्या करते हैं कि अब इसने 12वीं कर ली, इसको भेज दो, जा भैया तू कोचिंग लगा लेना वहाँ ऐसे। तो उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, इतना तक पता नहीं रहता है। लेकिन अभी गार्जियंस जितना एकेडमिक शिक्षा में जो दम लगाते हैं ना, वो 12वीं में बेटा इतनी परसेंट बननी चाहिए, 10वीं इतनी परसेंट बननी चाहिए, वो गार्जियंस क्या कॉम्पिटिशन में दम नहीं लगाता है। कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर ताली दोनों हाथों से, यानी कि एक मेरा हाथ और एक गार्जियंस का हाथ, अगर हमारा दोनों का हाथ मिलता है तो हम पहली टेस्ट को क्वालिफाई करके दिखा दूं। सबसे पहले तो उसको ये कैसे टारगेट डिसाइड करे कि उसको कौन सा वाला एग्जाम देना है? देखो, बच्चा क्या करता है, कंपटीशन के लिए घर से निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई टारगेट नहीं होता है। वो चल पड़ता है कि यार हमें कोचिंग लगानी है। अच्छे होने से काम नहीं चलता है, उसमें स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन 120 मिनट का टाइम बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ थोड़ा सा स्पीड वाला मैटर आता है। और गलती क्या करते हो कि आज हमारे पास पढ़ लिए, पढ़ गए 4-6 महीने, फिर दूसरी जगह जाके पढ़ लिए। आज ये किताब खरीद ली, आज वो किताब खरीद ली, आज वो खरीद ली। 4-4 नई किताब होती है, 4-4 6-6 दिन का शौक होता है। ये नहीं चलता है। तो YouTube पे क्या इस तरह की वो चीज पढ़नी चाहिए या फिर चैट जीपीटी वगैरह से उनसे कोई सहायता लेनी चाहिए बच्चे को? आपको क्या लगता है? मोबाइल करके दिलवा देंगे और उसमें हम कोर्स ले लेंगे, सर कोर्स ले ले, तो बच्चे के दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है कि हमने कोर्स खरीद लिया और वो हो गया। भाई, कोर्स खरीदने से कोर्स नहीं होता है। उसके हजारों वीडियो खुलेंगे, आप एक वीडियो को देखोगे, उसकी समझ में आएगा, फिर दूसरी वीडियो देखोगे, वो कुछ और कह रहा है। कैसे बच्चे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें? 2 मित्र हैं, साथ पढ़ रहे हैं, एक लग जाता है, दूसरे को बड़ा दुख होता है। मेरे फैमिली वाले ये कहते थे कि यार तू जब ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो दुख नहीं होना चाहिए, 100% उसको सफलता मिलेगी अगर वो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए। बच्चों को या अभिभावकों को आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, जैसे कि वो सफलता का सूत्र कोई एक ऐसी? बिल्कुल, वो सारी कोचिंग पनप जाती है, क्योंकि पता है उनको कि पूछने वाला कोई, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि मेरे पास आपके हर क्वेश्चन का जवाब है। आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पैदा कर सकते जिसका जवाब मेरे पास नहीं हो। आओ तो सही मेरे पास। और जब घर वाले नहीं आ रहे, फोन नंबर हम पूछते हैं, वो गलत लिखवा जाते हैं, तो उनको पता है कि यार गुरुजी अब इससे शिकायत करेंगे हमारी। क्या फर्क आप देख रहे हैं आजकल के बच्चों में और जो कुछ 2-5 साल पुराने बच्चे? पहले बच्चा पढ़ने आता था, उसके पास मोबाइल फोन नहीं होता था। आजकल क्या हो रहा है, हर बच्चे के हाथ में तो फोन है, पढ़ने आ रहा है, दिन में 25 तो फोन आते हैं। बच्चा फोन आएगा तो ही पढ़ने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हर घंटे पे खड़ा होकर बच्चा जाता है। वो अब बच्चों में इतनी ताकत वो नहीं है, मन नहीं है कि वो 4-6 घंटे, अब 5 मिनट का बीच में इंटरवल हो गया, ब्लॉग चल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये चल रहा है, ये चलता है। बच्चे डिस्ट्रैक्ट है, 100% डिस्ट्रैक्ट है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जैनिंद्र अग्रवाल आपके लिए लेके आया हूँ एक नई सीरीज में एक नया इंटरव्यू। आज हम हैं छत्रपाल जी के साथ। छत्रपाल जी, जिनका अगर मैं परिचय दूं तो पिछले विगत 15 वर्षों से शिक्षा जगत की नामी गिरामी हस्ती हैं। आप बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के अधिकतर बच्चों को सही मार्ग दिखाते हैं, उनको तैयारी करवाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की उनकी भरपूर सहायता करते हैं। आज तक लाखों बच्चों को उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया है और जाने कितनों को तो तैयारी करवाई। तो आइए आज हम लोग बातचीत करते हैं छत्रपाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो जी कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे आप करीब 15 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं जी सर। उसके अलावा और क्या क्या आप करवाते हैं? देखो, बच्चे क्या है, ज्यादातर हमारे पास जो भी बच्चा आता है कंपटीशन के लिए, जैसे मुझे लगभग 15 साल हो गए और मैं 2009-10 से पढ़ा रहा हूँ। अन्य किसी संस्थान में भी पढ़ाया था और मैं 2018 से अपनी संस्थान रन कर रहा हूँ। और हर तरह का बच्चा आता है, हर तरह का आईक्यू लेवल का बच्चा आता है, और उन सभी बच्चों को हमें अपने हिसाब से लेके चलना पड़ता है। मोस्टली क्या है, जैसे अपन राजस्थान पुलिस और जैसे आपके पटवार है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, यूडीसी है, बैंक है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, हर तरह की तैयारी अपन कराते हैं। और बोले कि सिस्टम से एक तरीके से तैयारी कराते हैं, बच्चे को बिल्कुल जीरो से शुरुआत कराते हैं, बिल्कुल जीरो से। कोई बच्चा पहली बार फ्रेशर बच्चा है जो आ रहा है, वो एबीसीडी भी नहीं जानता है कंपटीशन के बारे में, तो हम उसको
उसको बिल्कुल जीरो से उठाते हैं। और अगर इसमें अपन बात करें कंपटीशन में, तो जैसे हमारे पुलिस में बहुत सारे सिलेक्शन हुए। जैसे 2018 की भर्ती में क्या हुआ था कि बहुत से साइंस एक पार्ट आता है, उसमें साइंस को लेके वो अवॉइड कर देते थे, कोई साइंस को पढ़ाता नहीं था। तो मैंने साइंस को सीरियसली लेके मैंने साइंस को पढ़वाया और उस साल बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के आए और बहुत रिकॉर्ड तोड़ हमारे संस्थान से सिलेक्शन हुए थे। इस तरह मैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूं जिन पे और अन्य व्यक्ति या अन्य संस्थाएं उनको अवॉइड करके चलती हैं, उनको ड्रॉप आउट कर जाती हैं उन चीजों को। जैसे अभी मैं वर्तमान में बात करूं तो जैसे आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इन भर्तियों में क्या हो रहा है कि आजकल वो पुराना जो डर्रा चल रहा है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्यादातर क्या है वो उनको पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने क्या एक अलग ही पैटर्न अपनाया है। मैं फोकस कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके है, करंट जीके है, विविध वाला पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से उठता है। क्वेश्चन अब वो जमाने गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी से आते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं आते। आजकल बच्चे को करंट से अपडेट रहना चाहिए। करंट बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन, अब लगातार पेपर हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें करंट अच्छा सर, जब बच्चा आपके पास, आपने कहा कि आप जीरो से उठाते हैं जी, तो जब बच्चा आपके पास आता है, क्योंकि इस वीडियो को हमारे बहुत सारे बच्चे, अभिभावक और बहुत सारे अलग मेंटर भी इसे देख रहे हैं, तो जब बच्चा आपके पास आता है तो आप बच्चे को कैसे पता लगाते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है या इसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो वो कैसे डायग्नोसिस करते हैं? जी सर, देखो मैं क्या है, मेंटल एबिलिटी बढ़ाता हूँ, मानसिक योग्यता, जिसे अपन रीजनिंग कह सकते हैं, तर्क शक्ति। तो बच्चे जब मेरे पास आता है, मेरे सामने बैठता है, तो बच्चे का एटीट्यूड, बच्चे का बोली चाली का जो उसका ढंग है, एक तो पहली फर्क तो बच्चे की वही हो जाती है कि ये बच्चा किस तरह का मैनर्स वाला है या नहीं है। दूसरी बात, हम एक शुरुआत में एक टेस्ट लेते हैं, बच्चे का एक टेस्ट कराते हैं हम, जिसमें 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के होते हैं और उसका टाइमिंग निर्धारित करके अलग बिठा के बच्चे को, तो उसका थोड़ा सा आईक्यू देखते हैं। हालांकि बच्चे के लिए नई सब्जेक्ट होती है, जैसे रीजनिंग है, उसका कभी ताल्लुक नहीं रहता है। हालांकि मैथ, हिंदी, आपके साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह ये वो पढ़ के आता है, लेकिन रीजनिंग उसके लिए नई सब्जेक्ट होती है। तो हम पहले उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद में फिर हम उसके गार्जियन से बात करते हैं कि सर आपके बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी है और इस तरह से हमें इसको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको फिर हम बोलते हैं उनके गार्जियंस को कि आप ऐसे नहीं कि 2-4 महीने के लिए आप हमारे पास छोड़ दें, फिर ले जाएं, फिर वापस भेज दें, तो वो तारतम्यता नहीं बन पाती है। तारतम्यता बनेगी जब बच्चा रेगुलर हमारे पास कम से कम 8 महीने से लेकर 10 महीने तक रहेगा, एक फाउंडेशन बैच करेगा, तब जाके वो बच्चा। तो जो अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आप गार्जियन से बात करते हैं, जबकि आजकल टीचर्स तो कोशिश करते हैं कि उनको किसी से कोई बातचीत ना करनी पड़े, तो गार्जियन की किसी बच्चे के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में कितनी भूमिका रहती है? हाँ, बहुत आपने सही पॉइंट पकड़ा और मैं इस पर काफी दिन से काम कर रहा हूँ। गार्जियंस क्या है कि जैसे मैंने एक स्टेटमेंट भी बना के रखा है, और जब जो गार्जियंस मेरे पास आते हैं मैं उनको दिखाता भी हूँ इस चीज को, और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि भले ही बातें हमारी आज हो रही हैं, लेकिन शायद 1 महीने पहले ही मैंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है गार्जियंस को लेकर। गार्जियंस क्या है, 90% गार्जियन सीरियस नहीं होता है अपने बच्चे को लेकर। वो क्या करते हैं कि अब इसने 12वीं कर ली, इसको भेज दो, जा भैया तो कोचिंग लगा लेना वहां, ऐसे। तो उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, इतना तक पता नहीं रहता है। लेकिन मैं बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ गार्जियन से। बच्चों से बोलता हूँ कि भाई अपने गार्जियंस को बुलाओ मेरे पास। देखो, जहाँ काम ईमानदारी से हो रहा है, मेहनत से हो रहा है, वहां उसको डर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गार्जियंस मेरे पास आए। हाँ, 10% गार्जियंस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी गार्जियंस जितना एकेडमिक शिक्षा में जो दम लगाते हैं ना, वो कि 12वीं में बेटा इतनी परसेंट बननी चाहिए, 10 में इतनी परसेंट बननी चाहिए, वो गार्जियंस क्या है, कंपटीशन में दम नहीं लगाता है। कंपटीशन में नहीं कहता है कि तुझे ये टेस्ट पास करना है। अगर गार्जियंस कहते ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर ताली दोनों हाथों से, यानी कि एक मेरा हाथ और एक गार्जियंस का हाथ, अगर हमारा दोनों का हाथ मिलता है तो हम पहली टेस्ट को क्वालिफाई करके दिखा दूं। अगर गार्जियंस की मुझे पूरी सपोर्ट मिले, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। गार्जियंस धीरे धीरे समझ रहे हैं इस चीज को, मेरे इस फैक्टर को समझ रहे हैं। मैंने उनके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचाई है ये सूचना कि गार्जियंस मेरे पास आना चाहिए। अच्छा, अब जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चे की, आजकल क्या हो गया, इंटरनेट का जमाना है और खासकर अब तो एआई आ गया, जिसमें बहुत सारे जनरेटिव एआई, चैटबॉट वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई। ये सारी जो चीजें आ गई हैं, इससे बच्चों के पास बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको वो पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? सबसे पहले तो उसको ये कैसे टारगेट डिसाइड करे कि उसको कौन सा वाला एग्जाम देना है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा
प्रश्न आपने किया जनन जी, मैं आपको बता दूं। देखो बच्चा क्या करता है, कंपटीशन के लिए घर से निकलता है लेकिन उसके दिमाग में कोई टारगेट नहीं होता है। वो चल पड़ता है कि यार हमें कोचिंग लगानी है, तो थोड़ा सा बच्चा वहां एक गोल निर्धारित नहीं कर पाता है। तो बच्चे को सबसे पहले तो अपना एक गोल बनाना चाहिए कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। वो कैसे डिफाइन करे कि उसे हाँ, कौन सा एग्जाम वो करना है? डिफाइन कैसे, देखो सबसे पहले बात आती है कि बच्चे का जो 10th में और 12th में क्या किस तरह से रेशियो रहा है। तो बच्चे की जो महत्वाकांक्षा है ना, वो एक तो पहले से ही, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं कि सर मुझे तो बैंक की तैयारी करनी है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं, तो हम उनको सबसे पहले क्या है, हम ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप फाउंडेशन बैच लो। फाउंडेशन किसी भर्ती का नाम नहीं होता है। फाउंडेशन बैच में हम क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान इंडिया, साइंस और कंप्यूटर, ये 8 सब्जेक्ट हम कराते हैं। ये 8 सब्जेक्ट वो हैं जो बेसिक हैं, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो जब बच्चा 6, 7, 8 महीने जब हमारे पास पढ़ता है इन 8 सब्जेक्टों को, तो फिर उसकी पकड़ का पता चल जाता है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट में माहिर है। तो उन सब्जेक्टों को लेके वो क्या कर, जैसे 8 सब्जेक्ट से तो ऑल कंपटीशन दे सकता है, लेकिन जैसे उसको बैंक में जाना है, उसकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो वो बैंक में जा सकता है। लेकिन बैंक और बैंक पीओ में जाने के लिए अच्छे होने से काम नहीं चलता, उसमें स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन 120 मिनट का टाइम बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वहां थोड़ा सा स्पीड वाला मैटर आता है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा बच्चों के लिए कि भाई जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बात आज गांठ बांध के रख लेना मेरी, कि तुम गलती करते हो बहुत बड़ी। और गलती क्या करते हो कि आज हमारे पास पढ़ लिए, पढ़ गए 4-6 महीने, फिर दूसरी जगह जाके पढ़ लिए, आज ये किताब खरीद ली, आज वो किताब खरीद ली, आज वो खरीद ली, 4-4 नई किताब होती है, 4-4 6-6 दिन का शौक होता है। ये नहीं चलता है। आपको क्या करना है कि जहां कहीं भी आपको पढ़ना है, एक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट फिक्स करें कि हमें यहाँ पढ़ना है, मेरे पास पढ़ना है, अन्य कहीं भी पढ़ना है, और जहां आपको अच्छा मैटर मिले, पावरफुल मैटर मिले, ताकतवर मैटर मिले, और उसके बच्चे को अपने हैंड राइटिंग में अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। प्रत्येक विषय के 8 विषयों के नोट्स बनाने चाहिए, और विदाउट एब्सेंट के, यानी बच्चे को कोई भी कंडीशन में एब्सेंट नहीं होना। अगर वो हो जाता है तो उसकी भरपाई दूसरे दिन आके करे किसी ना किसी बच्चे की कॉपी से। मैं सर गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मेरे से कोई लिखवा लेना कि अपने नोट्स जो हम तैयार करा रहे हैं 8 सब्जेक्ट के, उनको कुछ भी 1 रुपए का कागज नहीं खरीद रहा है, खाली करंट से जुड़ा रहे बस। और उन नोट्सों को 10-10, 20-20 बार वो खुद उनको ही पढ़े बार बार। यानी जो एक बार चीज को बार बार पढ़ेगा ना, वो चीजें दिमाग में फिक्स हो जाती हैं, लाइन छप जाती है, और फिर क्वेश्चन अपने आप बनने पैदा हो जाते हैं, क्वेश्चन बनने लगते हैं अपने आप। अच्छा, जो ये बच्चा है, जैसे मैंने क्वेश्चन का स्टार्टिंग किया था कि आजकल इंटरनेट है, हर एक के पास में मोबाइल है, तो यूट्यूब पे क्या इस तरह की वो चीज पढ़नी चाहिए, या फिर चैट जीपीटी वगैरह से उनसे कोई सहायता लेनी चाहिए बच्चे को? आपको क्या लगता है? देखो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि बच्चा डायरेक्ट आजकल क्या है कि वो सुख सुविधाएं ज्यादा देख रहा है, मोबाइल करके दिलवा देंगे और उसमें हम कोर्स ले लेंगे, सर कोर्स ले ले। तो बच्चे के दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है कि हमने कोर्स खरीद लिया और वो हो गया। भाई कोर्स खरीदने से कोर्स नहीं होता है, कोर्स तुम इतने घंटे होंगे, पूरा कोर्स आप पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे। दूसरी बात कि यूट्यूब और ये क्या है, इसमें थोड़ा सा वसड़ फैली हुई है। कभी कोई किसी चीज को, एक ही चीज को, देखो जैसे अपन बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के क्या है तरीके अलग होते हैं। जैसे हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होगा, फिक्स है। चाहे वो उसको मैं करवाऊं, चाहे कोई और करवाए, चाहे वो किसी भी स्टेट में पढ़ाया जाए, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। अब बात करें अपन रीजनिंग की, तो हो सकता है कि रीजनिंग कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। रीजनिंग एक हमारा मानसिक ज्ञान होता है, समस्या का हल निकालना ही रीजनिंग है। हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न हुई है, अब तुम यूट्यूब पे बार बार जाओगे, अब कोई वीडियो आपने डाली, साहब मुझे कैलेंडर टॉपिक या रिश्ता टॉपिक या दिशा घड़ी पासा जो भी मुझे पढ़ना है, उसके हजारों वीडियो खुलेंगे। आप एक वीडियो को देखे हुए उसकी समझ में आएगा, फिर दूसरी वीडियो देखो वो कुछ और कह रहा है, डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए हाँ, एडिशनल में रखना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़े हैं, उसी टीचर की वीडियो देखें तो एकदम सटीक समझ में बैठेगा। ऑप्शनल के रूप में रखो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो बोर्ड कहता है इस बात को कि दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे मानक इकाई होती है पढ़ाई की, तो वो ऑफलाइन होती है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में रखो आप, एआई वगैरह आजकल चल रहा है, देखो चीजें बढ़ रही हैं, मदद के लिए रखो। इन पे पूरा भरोसा मत करो कि नहीं सर हम तो इनके बलबूते पे ही काम करेंगे, वो पॉसिबल नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है, देखिए आपने बहुत अच्छी मेहनत की, पर हो सकता है इस साल आपका नहीं क्रैक कर पाए, कोई भी कारण रहे, कुछ कमियां रही आपकी, मतलब कुछ किसी की भी रहती है, बच्चे की रहती है। अब वो बच्चा क्या होता है, 1-2 साल बाद अगर किसी उसके साथ वाले का हो जाता है, या फिर वो आसपास देखता है, उसको लगता है कि नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा, फिर वो कभी सरकार को, कभी अपनी किस्मत को, कभी घर वालों को, वो सबको दोष देना, वो डिमोटिवेटेड हो जाता है। हाँ। कैसे बच्चे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें? देखो मैं आपको बता दूं, अक्सर डीमोटिवेट जो बच्चा होता है वो वही बच्चा होता है, जैसे आपने
कहा ना कि दो मित्र हैं, साथ पढ़ रहे हैं, एक लग जाता है, दूसरे को बड़ा दुख होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तर्क शक्ति पढ़ाता हूँ, मैं बच्चे को फेस रीड करता हूँ, मैं देखता हूँ, पता रहता है मुझे किसके दिमाग में क्या चल रहा है। जो वास्तव में ओरिजिनल मेहनत कर रहा होगा, वास्तविक रूप से ईमानदारी से मेहनत कर रहा होगा, अगर उसके साथ का कोई लग जाता है तो उसको वास्तविक रूप से अगर दुख है तो वो दुख उसको अपनी सफलता में बदलेगा वो 100%। और एक दिखावा होता है कि यार साथ का लग गया तो तूने मेहनत नहीं की है तो इसलिए नहीं लगा है, समझ रहे हो ना। तो वास्तव में जो ओरिजिनल वास्तविक रूप से ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो उसको दुख होता है, लेकिन उसको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसको ये, हाँ उसको दुख जरूर होता है, मैं मानता हूँ इस चीज का। जो ईमानदारी से मेहनत करता है यार ये लग गया, उसको दुख इस बात का नहीं है कि ये क्यों लग गया, उसको दुख इस बात का है मैं क्यों नहीं लगा। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं खुद के अपने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैंने कितनी भर्तियां देखी, कितने में लास्ट पॉइंट पे मैं इंटरव्यू, कहीं भी कुछ कभी कुछ, लेकिन तब मुझे दुख होता था। लेकिन मेरे फैमिली वाले ये कहते थे कि यार तू जब ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो दुख नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ ऐसे बच्चे के लिए जो डिमोटिवेट होता है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो दिमाग में ये सोच ले कि जो मेरे साथ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। 100% मैं कह सकता हूं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो कुछ, जैसे आप अगर एसआई में निकले हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आप मेरिट में निकले, तो अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो इससे ऊपर ईश्वर ने तुम्हें फिक्स कर रखा है कि इससे ऊंचा पद मिलेगा। अगर मेहनत में ईमानदारी होगी तो डिमोटिवेट तो होना ही नहीं चाहिए बच्चे को। जो मेहनत करने वाला लगता है, लेकिन थोड़ा सा अपना कोई मेंटर या मार्गदर्शक बना के रखो, थोड़ा सा उसके पास जाओ भाई। जैसे अपना कोई मेंटर के रूप में आपका कोई टीचर्स हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, माँ हो सकती है, पिता हो सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को कन्वर्सेशन करना चाहिए, उसको अपने आप को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बैठना चाहिए किसी के पास और फिर उससे फिर समझना चाहिए। तो डिमोटिवेट होना बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि 100% उसको सफलता मिलेगी अगर वो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए। आपने बहुत ही ज्यादा मतलब गूढ़ रहस्य वाली टाइप की बात है, जिसे आपने बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। मैं अंतिम में फिर आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कुछ बच्चों को या अभिभावकों को आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, जैसे कि वो सफलता का सूत्र कोई एक ऐसी। बिल्कुल 100% दूंगा मैं, और मेरा मन भी था, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये चीजें पहुंच रही हैं। देखो गार्जियन से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जैसे आप सभी अभिभावक, जो सम्मानीय अभिभावक हैं, वो जैसे 10th में और 12th में जितने सीरियस रहते हैं कि बेटा फलाने कैसे तेरी परसेंटेज ज्यादा बननी चाहिए, उसके कम नहीं रह जाए, परसेंटेज कम आ गई तो फिर बच्चे पे प्रेशर बनाते हैं। जो काम आप 12th तक करते हैं तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको 12th के बाद भी बनाए रखो। आप 12th के बाद तोड़ देते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, सीनियर हो गया, अभी कुछ भी करे। नहीं, गलत। आपको अपने बच्चे के साथ जहां कहीं भी आपको एडमिशन कराना है, जो भी आपको तैयारी करानी है, उसके साथ जाना चाहिए। कोचिंग में कोचिंग वाले के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कोचिंग में कैसे तैयारी होगी, क्या होगा, किस तरह से, क्या फीस है, क्या क्या इससे सफलताएं हमें मिलेंगी। तो ये बहुत सारी बातें। तो मैं यही कहूंगा कि भाई जो घर वाले हैं, जो गार्जियंस हैं, वो 100% आए देखें, क्योंकि तुम्हारी कमी की वजह से जो गार्जियंस इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कोचिंगें फिर पनप जाती हैं, बहुत सारी कोचिंगें पनप जाती हैं, क्योंकि पता है उनको कि पूछने वाला कोई, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि मेरे पास आपके हर क्वेश्चन का जवाब, आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पैदा कर सकते जिसका जवाब मेरे पास नहीं हो। आओ तो सही मेरे पास, मैं दूंगा ना। तो जब आप आओगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिर बच्चे में भी भय रहता है, सर बच्चा पढ़ता है यार, हमारे पापा आते हैं या हमारी मदर आती है देखने, बच्चा पढ़ता है, फिर हमसे भी डरता है। और जब घर वाले नहीं आ रहे, फोन नंबर हम पूछ रहे हैं, वो गलत लिखवा जाते हैं, तो उनको पता है कि यार गुरुजी अब किससे शिकायत करेंगे हमारी, तो इसलिए घर वालों को आना चाहिए। अच्छा, एक जो अभी हम लोग ऑफ द कैमरा जब बातचीत कर रहे थे, तब आपने कहा कि आजकल के बच्चे वैसे नहीं है जैसे पुराने थे, तो क्या फर्क आप देख रहे हैं आजकल के बच्चों में और जो कुछ 2-5 साल पुराने बच्चों में? नहीं, दो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा सर। अगर हम जाए तो लगभग लॉकडाउन से पहले हम जाए, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद है। कोरोना के बाद, इसको हम एक डिफाइन लाइन मान लेते हैं। तो कोरोना से पहले के जो बच्चे थे उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं नहीं थी, पहली बात। अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम का विषय बन रहा है वो बच्चों के लिए बन रहा है मोबाइल फोन। सबसे खतरनाक चीज और सबसे घातक चीज है जो आज के कॉम्पिटिटर स्टूडेंट है, वो मोबाइल फोन है। पहले बच्चा पढ़ने आता था, उसके पास मोबाइल फोन नहीं होता था, और बच्चा 5 घंटे पढ़ने आ रहा है तो वो 5 घंटे क्लास स्थिर बैठ के लेता था। अगर बीच में 5 मिनट टीचर चेंज हो रहे हैं तो उसमें वो कोई ना कोई सी कॉपी किताब निकाल के अगली क्लास की वो पढ़ता था कि यार फलाने सर अब आने वाले हैं, मैं इस चीज को अब
पढ़ लेता हूँ, कल सर ने क्या पढ़ाया था वहां से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सोशल मीडिया का साधन नहीं था। फोन भी थे तो एक आध कीपैड वाले तो हर बच्चे पे नहीं मिलते थे। वो घर से आ गया तो वो पूरा पढ़ के ही वापस जाता था। आजकल क्या हो रहा है, लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन की अगर हम बात करें, कोरोना की बात करें, हर बच्चे के हाथ में तो फोन है, पढ़ने आ रहा है, दिन में 25 तो फोन आते हैं। फोन से मैंने अनाउंसमेंट कर दो आपके, हम फोन अलाउ नहीं करेंगे, फोन अलाउ नहीं करेंगे, तो बच्चा फोन आएगा तो ही पढ़ने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्लास चल रही है, हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चा फोन आ गया एकदम खड़े होके जा रहा है, फिर बीच में 10 मिनट बाद क्या बच्चा समझेगा, ऐसे क्या पढ़ेगा, तारतम्यता नहीं बनेगी सर। फोन में फालतू की चीजें देखना, दिमाग है ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है, फालतू की चीजों होता है, फोकस हट रहा है, फोकस हट रहा है। से। तो मतलब आपका ये कहना है कि पेरेंट्स ये कोशिश करें कि जो जो चीजें जिनसे डिस्ट्रिक्ट हो सकता है बच्चा, उन्हें ना दिलाएं। एक बार जब वो अपने कैरियर में कुछ अचीव कर ले, तब आप उसको सारी सुख सुविधाएं वो अपने आप लेगा फिर। पर शुरुआत जो कहा जाता है कि स्टूडेंट वाली लाइफ थोड़ी मतलब बहुत ही क्रिटिकल होनी चाहिए, थोड़ी के साथ में फोकस होनी चाहिए, उस तरह से। अब घर वाले क्या है, बच्चों को पूरी सुविधा दे रहे हैं, बुलेट मोटरसाइकिल दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं, तो ऐसा बच्चा कोई पढ़ता है? हमसे पूछ के देखो, हमसे आओ बैठो हमारे पास, हम बताते हैं हम बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं। सर बहुत बदलाव है बच्चे में, बहुत बदलाव है, वो चीजें नहीं है। बच्चा एक जगह पे हर घंटे पे खड़ा होकर बच्चा जाता है, वो अब बच्चों में इतनी ताकत वो नहीं है, मन नहीं है कि वो 4-6 घंटे, अब 5 मिनट का बीच में इंटरवल हो गया, ब्लॉग चल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये चल रहा है, ये चलता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट है, 100% डिस्ट्रैक्ट है। बच्चों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी एक स्थिरता नहीं बना पा रहे हैं। और ये मैं तो यही मानता हूँ कि देखो, घर वालों से मैं यही निवेदन करूंगा, अदरवाइज ना लेके प्लीज, आप कहीं भी बच्चा आपका, चाहे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कहीं भी, भरतपुर, कहीं भी पढ़ रहा हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, तो बच्चे को साथ आना चाहिए आपको, और कोचिंग में आके डिस्कशन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोचिंग में कितनी ताकत है, टीचरों में कितनी ताकत है, और हमारे प्रश्नों के जवाब संस्था प्रदान पे हैं कि नहीं। तो इस चीज का भी वो होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे पास आइए, मैं आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। गार्जियन से मैं बार बार यही कहूंगा सर कि गार्जियंस को आना चाहिए छात्र के साथ, मोस्टली ये है। दोस्तों, तो आज आपको बहुत सारी मूल्यवान जानकारी मिली है, और ये जानकारी हर उस बच्चे के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अपनी असल जिंदगी में भी कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो कि आम बोलचाल में है, उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ के अपने शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये हमारा पॉडकास्ट काफी पसंद आएगा। अगर आपको और कुछ भी हमसे जानकारी चाहिए या छत्रपाल सर से कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन के आंसर छत्रपाल सर से लेके आपको दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे भेजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, 100% जवाब दूंगा। ठीक है।